Dear student, welcome in my YouTube channel RCP क्लासेस। और मैंने इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। इकोनॉमिक्स में दो हिस्सा है। पहला का है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका 4 लेसन है। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, और फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये 4 चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में मैंने 4 क्वेश्चन एक वीडियो बना के मैं अपलोड भी कर चुका हूं। ठीक है। और अब मैं क्या चाहता हूं कि थोड़ा सा डिटेल से, विस्तार से मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और यहाँ से मैं कंटिन्यू रहूंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बिहेवियर एंड डिमांड में यहाँ से मैं कंटिन्यू रहूंगा। इंग्लिश से लिखिएगा एग्जाम में, उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। जो विद्यार्थी हिंदी में लिखेगा उसके लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस वीडियो से मैच कर जाएगा, जैसे कंज्यूमर यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन। उसके बाद जितने सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपका उस वीडियो में नहीं है, इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शुरू से कर रहा हूं, इसलिए वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 है। चैप्टर कितना है? चैप्टर 2 है। और चैप्टर 1 में कंप्लीट कर चुका हूं। चैप्टर 2 में आपका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या बिहेवियर एंड डिमांड। ये है आपका चैप्टर। ठीक है, यूनिट 2। चलिए, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड या बिहेवियर एंड डिमांड। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कंज्यूमर क्या होता है। हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है? ए कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। मतलब कि कंज्यूमर एक तरह से व्यक्ति है जो गुड्स को खरीदता है अपने आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदने वाला व्यक्ति कंज्यूमर होता है। ठीक है। कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स को खरीदता है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि वो वस्तु को यूज करेगा, वस्तु को खपत करेगा। ठीक है। जैसे विद्यार्थी पेन खरीदा और लिखा, पेन लिख के कॉपी में पेन को खत्म कर दिया, तो पेन का यूजर यानी कि पेन का कंज्यूमर हो गया विद्यार्थी। ठीक है। एक्चुअली खरीदने से कंज्यूमर होता नहीं है, खरीदने से कस्टमर भी हो सकता है। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपका इंटेंशन है कि हम रीसेल करेंगे, जैसे कि रिटेलर जो है होलसेलर से खरीद के लाता है, तो रिटेलर कंज्यूमर नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर का इंटेंशन होता है कि वो जो खरीद के लाएगा होलसेलर से, तो वो फिर दोबारा बेचने के लिए लाता है, तो वो कस्टमर होता है। कस्टमर का मतलब होता है कि आप वस्तु को खरीदिएगा और आप फिर से रीसेल कीजिएगा, आप वस्तु को यूज नहीं कीजिएगा, तो वो कस्टमर होता है। और कंज्यूमर क्या होता है कि आप वस्तु को खरीद कर अपने जो सेटिस्फेक्शन है, अपनी जो चाह है, उसके सेटिस्फाई करिएगा, यानी कि आप यूज कीजिएगा। ठीक है। तो ये होता है कंज्यूमर। अगला है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि वांट सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी, एक ऐसे वस्तु जिसके पास आवश्यकता की संतुष्टि करने का शक्ति होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं हमको पेन की जरूरत है, हमको पेन मिल गया, हम संतुष्ट हो गए। मैं भूखा हूं, हमको खाना का जरूरत है, हमको खाना मिल गया, खा लिए, संतुष्ट हो गए, तो वो होता है यूटिलिटी। मतलब कि ऐसे वस्तु जिसपे मिल जाने से आप संतुष्ट हो जाइएगा, तो वो संतुष्टि कहलाता है यूटिलिटी। ठीक है। वांट सेटिस्फेक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट और क्वांटिटी। जब आप क्वांटिटी में, यूनिट में एक्सप्लेन कर दोगे कि इतना वस्तु खाने से इतना का यूटिलिटी मिला, इतना वस्तु खाने से इतना का यूटिलिटी मिला, इतना वस्तु खाने से इतना का यूटिलिटी मिला, तो वो कहलाएगा कार्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के 3 हिस्सा होते हैं, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कि उपयोगिता के अवधारणा जो होते हैं उसके 3 कॉन्सेप्ट है। टोटल कुल उपयोगिता, मार्जिनल सीमांत उपयोगिता, औसत
एवरेज यानी कि औसत उपयोगिता, एवरेज औसत उपयोगिता, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो एक पहला है टोटल यूटिलिटी, इट इज द सम ऑफ द यूटिलाइज ए कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स। जितने सारे यूनिट है, जैसे कि एक वस्तु खाएं, एक रोटी खाएं तो इतना को उपयोगिता मिला, दो खाएं तो इतना को उपयोगिता मिला, तीन खाएं तो इतना को उपयोग मिला, और सारे उपयोगिता का आप जोड़ दीजिएगा तो वो आपका कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। इसलिए गेट्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट ए गिवन टाइम, एक पीरियड, एक टाइम गिवन पीरियड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इट इज ए नेट इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन हो जाएगा, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज कुछ भी हो जाएगा, बाय कंज्यूमिंग किए और हमारा कुल उपयोगिता बढ़ गया, तो जो एडिशनल जो खाए ना उसके लिए जो बढ़ा ना, तो वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब कुल उपयोगिता में परिवर्तन होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होती है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट का उपभोग कीजिएगा तब। उसके बाद है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन रैंक एज ए पर क्वालिटी, मतलब कि आपका यहाँ पर क्या होगा, यूटिलिटी का रैंक मिलेगा एज पर क्वालिटी के अनुसार, ठीक है, तो वो कहलाएगा ऑर्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ, ये एक लॉ है जो घोसेन ने दिया हुआ है, एज कंज्यूमर कंजम्स, अगर कंज्यूमर कंजम्स करता है मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी, तो द मार्जिनल यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्लाइन। मतलब कि जब निरंतर कोई उपभोक्ता, कोई विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु को निरंतरन खाते रहता है, निरंतरन उसको प्रयोग करते रहता है, तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है, मार्जिनल उपयोगिता होती है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। आप एक जगह बैठ जाइए, आप रोटी खाते जाइए, एक समय आएगा कि आप रोटी नहीं खाना पसंद कीजिएगा, जब आपका पेट भर जाएगा तो आपका जो संतुष्टि होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप रोटी खाते जाइएगा आपका संतुष्टि क्या होगा, वैसे वैसे कम होते जाएगा, क्योंकि आपका पेट भरते जाएगा। तो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर आप अगर मान लीजिए किसी वस्तु को कंटिन्यूअस खाते जा रहे हैं, तो आपका जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे एक रोटी खाएं तो 10 मिला, दो रोटी खाएं तो 8 मिला, तीन रोटी खाएं तो 6 मिला, चार रोटी खाएं तो 4 मिला, 5 रोटी खाएं तो 2 मिला, 6 रोटी खाएं तो 0 मिला, क्यों, पेट भर गया। 7 रोटी जबरदस्ती खाइएगा तो संतुष्टि माइनस में मिलेगा, इसलिए वहां पर क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम होता है, ठीक है। व्हाट इज कंज्यूमर बंडल्स। कंज्यूमर बंडल्स होता है क्या है, तो देखिए, इट इज ए क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स के क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन होता है, विच कैन बी परचेज बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम हिज इनकम एट गिवन प्राइस। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, वाई वस्तु है, तो दोनों वस्तु के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वो कॉम्बिनेशन में खरीदता है एट गिवन प्राइस पर कंज्यूमर, तो वो होता है कंज्यूमर बंडल्स, ठीक है। जैसे कि एक्स वस्तु, ऐसे तो बहुत सारे वस्तु होते हैं, मैंने एक्स और वाई दो ही वस्तु लिया है जो कॉम्बिनेशन करके कंज्यूमर खरीदते हैं गिवन प्राइस पर, तो वह होता है कंज्यूमर बंडल्स। उसके बाद है बजट सेट। तो इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ दोज बंडल्स विच ए कंज्यूमर कैन परचेस फ्रॉम हिज गिवन इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जब बजट सेट का मतलब होता है कि जब कॉम्बिनेशन होता है दोज बंडल्स, जो जैसे कि वहां पर दो गुड्स के बंडल्स है, तो विच ए कंज्यूमर कैन परचेज, जो कंज्यूमर खरीदता है फ्रॉम हिज गिवन इनकम, जितना उसके पास इनकम दिया हुआ है, एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर, जितने मार्केट में दाम है, तो वो कहलाता है कंज्यूमर सेट, यानी कि यह बजट सेट। तो बजट सेट मतलब हो गया है एक्स और वाई दो वस्तु है, तो आपके दो वस्तु के बीच में जो बजट बनेगा उस हिसाब से वो अपने गिवन इनकम पर खरीदारी करेगा, तो वह होता है बजट सेट। देखिए बजट लाइन क्या होता है, इट इज ए लाइन शोइंग, एक लाइन होता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कि ये वस्तु मान लीजिए 10 यूनिट खरीदा, तो ये वस्तु 2 यूनिट खरीदा है, मतलब 10 में ये 2, अगर वो 20 खरीदेगा तो ये 4, अगर वो 40 खरीदेगा तो ये 8, तो ये होता है बजट लाइन। तो इट इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन दिखाता है विच क्या है, ए कंज्यूमर कैन बाय स्पेंडिंग ऑफ हिज होल इनकम एट गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, ये होता है बजट लाइन। चलिए उसके बाद आप आइए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पार कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब इट इज द रेट एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड्स वाई फॉर ए गुड्स एक्स। मतलब कि दो गुड्स है तो एक वस्तु का कितना त्याग करेगा कि दूसरे वस्तु को वो उतना खरीदेगा, तो जितना वो त्याग करता है ना वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मान लीजिए कि आपका वहां पर आपका मान लीजिए कि आप दो वस्तु खरीद रहे हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि एक्स वस्तु का मान लीजिए 10 यूनिट खरीद रहे हैं तो इसका 2 खरीद रहे हैं। अगर आप इसका 10 खरीद रहे हैं तो इसका 2 खरीद रहे हैं। अगर मान लीजिए इसका 5 खरीदिएगा तो इसका कितना खरीदेगा 4। तो इसमें जो सैक्रिफाइस हुआ, जो सैक्रिफाइस जिस रेट से हुआ वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, एक्स वस्तु का या वाई वस्तु के लिए एक्स वस्तु का जितना सैक्रिफाइस होता है, लॉस ऑफ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर उल्टा हो गया है, लॉस ऑफ वाई गुड्स है, यहाँ पर मान लीजिए ये वाई रहेगा तो गेन ऑफ एक्स गुड्स। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए इसको 0 खरीदेंगे तो इसको 12 खरीदेंगे, तो एक्स वस्तु को अगर मान लो सैक्रिफाइस कर रहे वाई के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है वाई वस्तु को सैक्रिफाइस करेंगे एक्स के लिए, तो जिस रेट से करेंगे वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, उसके बाद है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व शोइंग ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है। ठीक है, आपका ऐसे बनता है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आपका कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए आप इधर आपका है तो आपका इधर इतना है, अगर आप इसको घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो आपका ये बढ़ रहा है, आप अगर और कम कर रहे हैं तो आपका ये बढ़ रहा है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल अगर एक को कम कर रहे हैं तो एक को बढ़ाना होगा, क्योंकि सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए आपको। ठीक है, सेटिस्फेक्शन आपको क्या चाहिए, सेम चाहिए। जब दो गुड्स में अगर दो गुड्स को कंज्यूम करते हैं और एक को अगर मान लीजिए कम करते हैं तो एक को बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सुबह का नाश्ता है 1 कप चाय और 20 बिस्किट, अगर आप 2 कप चाय पीजिएगा तो बिस्किट कम करना पड़ेगा, अगर आप 3 कप चाय पीजिएगा तो बिस्किट और कम करना पड़ेगा। तो जिस रेट से बिस्किट को कम करते हैं ना वो रेट कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और बिस्किट इसलिए कम करते हैं क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए। जो 1 कप चाय 20 बिस्किट में जो सेटिस्फेक्शन देता है वही सेटिस्फेक्शन हमको चाहिए, लेकिन हम चाय बढ़ाएंगे तो हम 2 कप चाय पियेंगे तो बिस्किट सम्मान हो सके तो कम खाएंगे, बिस्किट हो सके तो 12 बिस्किट खाएंगे 20 बिस्किट की जगह पर, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमको वही चाहिए जो 1 कप चाय और 20 बिस्किट में मिलता है। सेम सेटिस्फेक्शन 2 कप चाय 12 बिस्किट में मिलेगा। ठीक है, तो वो होता है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि कोई भी लेवल में हमको ले जाइए सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसे कर्व को ये जो कर्व है ऐसे कर्व को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिव स्लोप। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि ये नीचे गिरता है, लेकिन ये एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, ये नीचे गिरेगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो बिकॉज टू द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द वन गुड्स, एक गुड्स का क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे दूसरे गुड्स को त्याग करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो कर्व क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, वो कर्व क्या होगा कि नीचे की ओर गिरेगा, ऐसे गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा, नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, इसलिए नीचे गिरता है, नेगेटिव स्लोप होता है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ये होता है कॉनकेव, ऐसे कॉनकेव होता है, लेकिन कॉनकेव नहीं होके ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगला क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, समझ में आ गया। इंडिफरेंस कर्व आर नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ना ही कभी वाई अक्ष को टच करेगा और ना ही कभी एक्स अक्ष को टच करेगा, मतलब ये कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। तो ये इसलिए लिखा हुआ इंडिफरेंस कर्व नेवर टच या इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे पर कभी टच नहीं करता है। यानी कि आपके पास 2 इंडिफरेंस कर्व है तो दोनों इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, एक समान होगा, एक दूसरे पर कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है क्या, हाँ, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज्यादा बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना आपको सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए, ड्यू टू द मोनोटोनिक प्रेफरेंस हायर इंडिफरेंस कर्व सो बंडल्स having more of one commodity and not less of other goods in comparison of
लोअर इंडिफरेंस कब, तो हायर इंडिफरेंस कब है, सेटिस्फेक्शन हायर है, लोअर इंडिफरेंस कब है, तो सेटिस्फेक्शन आपका क्या होगा, लोअर होगा। तो हायर इंडिफरेंस कब रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए हो गया, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।